तो आज की जो ये हमारी क्लास है, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट की, और जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, और इसी से संबंध में हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। और यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत व्यक्तित्व, हालांकि समाज मनोविज्ञान है, व्यक्तित्व है, वयस्कता के दौरान विकास के नियत कार्य और उसके संकट हैं, इससे संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को मैंने इस क्वेश्चन में डाला है। और कल हम लोग और भी प्रश्न करेंगे अभी यूनिट नंबर 2 से, यानी आज और कल 2 दिन आपका यूनिट नंबर 2 से प्रश्न चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, आप लोग जवाब दीजिएगा कि व्यक्तित्व का संबंध निम्नलिखित में से है, जरा बताएं। डी यानी ए आपका शारीरिक है, बी आपका मानसिक है और सी आपका नैतिक है, और ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पे जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। ये व्यक्तित्व का जो संबंध है, शारीरिक भी माना जाता है, मानसिक भी माना जाता है, भाषी भी माना जाता है, नैतिकता भी माना जाता है, सामाजिक भी माना जाता है, ये आप सभी को अच्छे से पता है। व्यक्तित्व संपूर्ण मनुष्य है और उसकी स्वाभाविक अभिरुचि और क्षमता और उसके भूतकाल में अर्जित किए गए ज्ञान, इन कारकों का संगठन और समन्वय प्रतिमान आदर्श मूल्य और अपेक्षाओं की विशेषता के रूप में जब प्रस्तुत होता है तो उसे हम व्यक्तित्व बोलते हैं। जिसमें हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व का संबंध में तो सामाजिक पक्ष आता है, मानसिक पक्ष आता है, शारीरिक पक्ष आता है, भौतिक पक्ष आता है, नैतिक पक्ष आता है, इत्यादि बहुत ऐसे संबंध हैं जो व्यक्तित्व से रिलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तित्व का सिद्धांत मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का संबंध में शामिल किया गया है। शोध है, मूल्यांकन है, सिद्धांत है, या ये सभी है? क्या इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए? सभी। यानी आप लोगों ने दोबारा से यहाँ पे ऑप्शन में डी का चुनाव किया है, ऑल ऑफ द एबव। बहुत बढ़िया। आप ध्यान रखिएगा, ये व्यक्तित्व जो है बेसिकली इसके अंग्रेजी में पर्सनालिटी बोला जाता है, और लैटिन भाषा पर्सोना शब्द से ये उत्पत्ति इसकी हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। नकाब भी इसका अर्थ होता है ना? तो मुखौटा, नकाब, मास्क। ठीक है, याद रखिएगा, ये बेसिकली व्यक्तित्व को अर्थ को बताता है। तो उसके अंतर्गत कई उपक्षेत्र आते हैं। उपक्षेत्र का मतलब होता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों की समग्र विशेषता है, इसलिए उसके अंतर्गत उपक्षेत्र आते हैं। तो हम रिसर्च की भी भूमिका निभाते हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांत की भी भूमिका देखते हैं, और मूल्यांकन की भी बात करते हैं। तो ये तीनों के तीनों आपके यहाँ पे शामिल रहेगा। ऑप्शन नंबर अगेन आपका डी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कहता है कि व्यक्तित्व से संबंधित स्वसंगठित, अस्थायी और व्यक्तिपरक ज्ञान सत्ता का वर्णन किसने किया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी के यूनिट नंबर 2 आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक में मान के चलिए 70% क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं यूजीसी समाजकारी में। और यूनिट नंबर 2 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो फैक्ट पर आधारित होता है। ठीक है, फैक्ट पर ज़्यादा आधारित होता है यूनिट नंबर 2, तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। तो व्यक्तित्व से संबंधित स्वसंगठित, अस्थायी और व्यक्तिपरक ज्ञान सत्ता को वर्णन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 3, कार्ल रोजर्स। यहाँ पे आपने सही जवाब दिया है। ठीक है, इसने बेसिकली 2 ऐसे मूल प्रवृत्ति के रूप में भी जिक्र किया। कार्ल रोजर्स एक ऐसा विद्वान है जो व्यक्तित्व के अस्थायी पहलू को लेकर जिक्र किया था, है ना? तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट नाम है कार्ल रोजर्स इज़ द राइट आंसर। व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह घटना विज्ञान है। आपको मालूम होना चाहिए कार्ल रोजर्स ने ही क्या दिया था? घटना विज्ञान। घटना विज्ञान का एक और नाम है, अगर आप देखेंगे जो है हरियंट की किताबों में आपको मिलेगा समवृत्तिक। और आप इसे निगलेक्ट मत करिएगा। यूजीसी ऐसा सोच सकता है, भाई हिंदी शुद्ध यही होती है, तो दे सकता है समवृत्तिक सिद्धांत किसने दिया है। और ये सिद्धांत जो था बेसिकली नियमों पर था। किस पर था? नियमों पर आधारित था। ठीक है, याद रखिएगा। और रोजर्स का जो व्यक्तित्व का सिद्धांत था, उसी व्यक्तित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित क्लाइंट सेंट्रल्ड मनोचिकित्सा के रूप पर आधारित की गई थी। ये जो आप देख रहे हैं स्वसंगठित, अस्थायी और व्यक्तिपरक ज्ञान सत्ता का वर्णन के लिए, ये बेसिकली क्लाइंट सेंट्रल्ड
क्लाइंट केंद्रित मनोचिकित्सा का अनुभूति पर आधारित है। उसमें प्राणी जो है बताया गया कि एक दैविक जीव है जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के कार्य कर सकता है। दूसरा, आत्मन का शब्द का प्रयोग किया गया जहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट की चर्चा की गई और बताया गया कि अनुभव के आधार पे होता है। यह आत्मन एक शब्द है, कार्ल रोजर्स का ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सही जवाब दिया है आप लोगों ने कार्ल रोजर्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है सोशल वर्कर में ये, ठीक है। चारों जो ऑप्शन में यहाँ पे 4 लोग आ रहे हैं ना, चारों इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं अभी चर्चा करूँगा इनके बारे में और आगे भी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत, देखो मैंने अलग से लिखवाया था आप लोगों को कि व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक, व्यवहारवादी विद्वान की कौन कौन से नाम आते हैं, मानवतावाद में कौन कौन से नाम आते हैं, ठीक है, आप लोग लिखवाए थे। और सही जवाब दिया सर आपने, अब्राहम मैस्लो का नाम लिया है, अब्राहम मैस्लो का नाम लिया है आपने यहाँ पे करेक्ट जवाब। अब आप लोग जरा मुझे बताइए इसके कौन जो है कितने अवस्था या कितने चरण के बारे में बात किया है अब्राहम मैस्लो ने? 5। वेरी गुड। नाम बता दीजिए एक बार क्रम से। बस इतना याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। और कोई बच्चा बता सकता है? आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकता है, आत्मसिद्धि है और वेरी गुड। अब्राहम मैस्लो का 5 मानवतावाद का सिद्धांत है। इसी को बेसिकली हम लोग अभिप्रेरणा के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। सर आप इसे नोट कर लीजिए, शायद आपको याद नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं, नंबर 1 इसका जो चलता है वो मनोदैहिक चलता है, ठीक है, याद कर लीजिए। नंबर 2 जो चलता है, ये एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है और बन भी सकता है, इसमें वास्तविकता है। नंबर 2 है सुरक्षा की आवश्यकता है। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो स्नेह और प्रेम की आवश्यकता होती है। नंबर 4 जो है आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है। नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। और ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि आत्मसिद्धि की प्राप्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो अब्राहम मैस्लो का ही दिया है, सेपरेट भी आ जाता है। तो ये सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब दिया आप सभी लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5, मानव व्यक्तित्व का मुख्य मूलभूत परिकल्पना किस, देखो अब यहाँ पे परिकल्पना एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया भी है, परिकल्पना को लेकर थोड़ा सा, किस विद्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं, यहाँ पे मैस्लो गलत हो जाएगा सर। नो कार्ल रोजर्स इज द गलत जवाब। कार्ल रोजर्स गलत और मैस्लो गलत। ऑप्शन में यहाँ पे आएंगे सिगमंड फ्रायड। नहीं, मैस्लो का मैंने गलत बोला था, फ्रायड सही। अगर आपने फ्रायड बोला तो शायद मैं सुन नहीं पाया होगा, तो फ्रायड सही जवाब होगा यहाँ पे। फ्रायड आपका करेक्ट जवाब है। कि इसने कहा बुनियादी परिकल्पना किस विद्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। सिगमंड फ्रायड को आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही फेमस पर्सन है जिन्होंने 5 ऐसी अवस्था बताया, मुखावस्था, गुदावस्था, सहसवावस्था, काम प्रस्तुति की अवस्था और एक जननांगी अवस्था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन 5 अवस्था को साथ में अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रा और डिपस ग्रंथि का नाम याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग आपसे बात करें तो इसके अंतर्गत 2 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, जिसमें एक इन्होंने बताया था थेनाटोस। थेनाटोस इनका शब्द नहीं है, शब्द जो थेनाटोस का है वो है प्राइड का, याद रखिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें याद रखना चाहिए। सिगमंड फ्रायड का ऑप्शन आपका पहला सही जवाब है। और बुनियादी जो होता है परिकल्पना के बारे में, अगर कोई व्यक्तित्व में चर्चा करने वाला विद्वान है तो एक नया शब्द आप लोग देख रहे हैं आप, बुनियादी परिकल्पना। तो याद रखिएगा बुनियादी परिकल्पना किसका हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड का हो जाएगा। यही आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रायड ने अपने सिद्धांत को कितने वर्गों में विभाजित किया था, आप बताइए जरा। 5, 8, 4, 2, 5। बहुत बढ़िया। कोई नाम बताना अच्छा, मैंने भी नाम बताया है आप लोगों को, याद रखिएगा वो 5 के नाम यही रहेंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कौन फ्रायड के सिद्धांत में शामिल नहीं है। अब जिनको 5 याद होंगे वो बता देगा। शाबाश, यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहीं ये मैंने प्रश्न तो रिपीट नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को, रिपीट नहीं हो रहा है, चलो फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर बात करें तो फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखो मैंने, वेरी गुड, यहाँ पे जो लिबिडियनल सिद्धांत है ये बेसिकली फ्रायड के ही सिद्धांत के अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आप ही लोगों में से कोई एक बच्चा मुझे बताएगा कि लिबिडो क्या होता है फ्रायड के अनुसार, बताइए। के ऊपर व्यक्ति के अंदर जो जीवन को लेके कामुकता की
प्रवृत्ति ही मूल वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लिबिडो बोला जाता है। वेरी गुड। सिगमंड फ्राइड ने साधारण शब्दों में एक परिभाषा लिखा था, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं इसकी परिभाषा। इसने कहा था कामेच्छा, कामेच्छा, ठीक है, कामेच्छा ड्राइव या वृत्ति की ऊर्जा है। कामेच्छा ड्राइव या वृत्ति की ऊर्जा है जो व्यवहार के सभी रूपों को निर्देशित करती है, वो बेसिकली लिबिडिनल कहलाती है, वो लिबिडिनल कहलाती है। और ये जो लिबिडो एक शब्द आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक प्रभाव या भावना एक विशेष ड्राइव से जुड़ा हुआ है, एक विशेष ड्राइव से जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है वो मनोलैंगिक विकास का जिक्र किया जा रहा है। तो इसी से जुड़ा हुआ शब्द जीवन की नब्ज। जीवन की नब्ज को क्या बोला जाता है? देखो, अगर आपसे मैं कहूँ कि जीवन की नब्ज, अब आप ये मत कहिएगा कि सर आपने पढ़ाया नहीं है। जीवन की नब्ज को बोला जाता है इरोस, है ना? क्या बोला जाता है? इरोस बोला जाता है। तो यहाँ पर इरोस को इन वर्गों में आवेगों को कहा कि एक और अलग प्रकार का ड्राइव जोड़ता है, ये एक अलग प्रकार का ये ड्राइव जोड़ता है, ठीक है। तो जब अलग प्रकार का जोड़ेगा तो वहाँ पे थेनाटोस या मौत आक्रामक जैसी एक्टिविटी आती है, तो वो थेनाटोस को रिप्रेजेंट किया जाता है, थेनाटोस को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। लिबिडो सिगमंड फ्राइड के अवधारणा से रिप्रेजेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यौन इच्छा आवेग के पर्याप्त के रूप में या पर्याय के रूप में समझा जाता है यौन को, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, इरिक इरिक्सन ने फ्राइड के किस संबंधी विचारों को कितनी अवस्थाओं के द्वारा विस्तारित किया था? देखिए, अब इरिक इरिक्सन ने बोला जी, देखिए यहीं आप लोग जो है, आप सबको अगर मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इरिक इरिक्सन ने, हाँ एक मिनट सुनिए, इरिक इरिक्सन ने फ्रायड के विकास संबंधी विचारों को, जो फ्रायड के विचार थे वो 5 अवस्था में थे, और फिर कहा कि विचारों को कितनी अवस्था में विस्तृत कर दिया। अच्छा, इसके विचारों को इरिक्सन ने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 8। सही जवाब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जवाब आप लोगों ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया दिया है। आपको बता दूं, एक 4 अवस्था ऐसी है जिसने चारों अवस्था, जो शुरुआत की फ्राइड की 4 अवस्था है, वो इरिक्सन की 4 अवस्था को मैच भी करवाया है। ये भी नाम आप ध्यान रखेंगे सर, ठीक है, सम्मिलित करवाया, मैंने पढ़ाया भी था, आप लोगों को बताया था, देखो इससे मैच कर रहा है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन इरेक्शन की संरचना के सिद्धांत में शामिल नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब आप सभी लोग दे रहे हैं। यानी मुझे लग रहा है कि यूनिट नंबर 2 में जो फैक्ट बनने वाले हैं आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और ये सारे प्रश्न में अप्लाइड और कंसेप्चुअल पर आधारित नहीं प्रश्न बनाया हुआ है, ये सारे फैक्ट पर आधारित है, और बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो आप लोग। तार्किक विश्लेषण की अवस्था है, बहुत अच्छा जवाब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अब्राहम मैस्लो ने अपने किस सिद्धांत में किस पक्ष की चर्चा की है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 11, मानवीय पक्ष, बहुत बढ़िया। और भी कोई बच्चा बताए जरा भी। मैस्लो ने मानव की, हाँ ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो, और अब्राहम मैस्लो ने यहाँ पे अगर बात करें हम, यांत्रिक पक्ष की जिक्र नहीं किया था उसने, आपको ध्यान होना चाहिए, इसके बारे में पता भी होना चाहिए। और आपको बताऊँ, मानसिक अवस्था के बारे में भी जिक्र नहीं किया है अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने चरणात्मक बद्ध विकास की बात नहीं किया है। अब्राहम मैस्लो ने मानवीय पक्ष के बारे में जिक्र किया है। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम, मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मैस्लो पिरामिड, मैस्लो का सिद्धांत, मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत, मैस्लो का व्यक्तित्व का सिद्धांत, पदानुक्रम का सिद्धांत, इतने सारे तो इसके नाम हैं, इतने सारे तो इसके नाम हैं। इसको इंग्लिश में मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए है ये सवाल, मैस्लो की आप बताइए जरा किताब के बारे में, थोड़ा सा इसकी किताबों के बारे में चर्चा कर ले हम लोग। किताब के बारे में बताइए, किसी को एक आध किताब पता है? द थ्योरी, अच्छा आ थ्योरी आप, सर ये तो एक बुक
व्यक्तित्व का नहीं, आ थ्योरी ऑफ ह्यूमन, आप थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नहीं, आ थ्योरी, देखो मैं आपसे वर्ष पूछूंगा, आ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन वर्ष बताइए। शाबाश, वेरी गुड। अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, याद कर लो, देख के मत जवाब देना आप लोग, कोई भी बच्चा देख कर जवाब नहीं देगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरी बात मैं पूछने वाला हूँ आप लोगों से, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी बताइए। मैं पढ़ा रखा हूँ, लिखवा रखा हूँ, इसलिए मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, बताइए। याद नहीं है। अरे भाई ऐसा मत करो, याद मत करो, ऐसे मत बोलो कि याद नहीं है। 1954 1954 तीसरी किताब इंपॉर्टेंट, मैंने 3 किताब लिखवाया था, इंपॉर्टेंट थी इसकी। एक किताब और थी, टूवर्ड्स अ साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, टूवर्ड अ, आप लोग मुझसे काफ़ी टाइम जो है पूछ के लिखवाते हैं, और मैं लिखता जो है बताता भी हूँ आप लोगों को, आप बीइंग, तो ऐसा मत करें प्लीज़, क्योंकि आप लोग याद रखें ये तीनों किताब का नाम 1962, ठीक है। तो ये तीनों किताब इंपॉर्टेंट है सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा आप सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम जिक्र कर रहे हैं आप लोगों से, है ना, तो इसलिए ध्यान से दीजिए इसको, जो है प्रश्नों को देखिए। और ये थर्ड बुक का आपने क्या? टूवर्ड्स अ साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, टूवर्ड्स साइकोलॉजी ऑफ बीइंग 1962 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मैस्लो ने मानव के स्वाभाविक इच्छाओं को क्रमबद्ध किया है, जो है बताओ कौन कौन सा है क्रमबद्ध। वैसे ये सभी है सर। सभी है ना, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। व्यक्ति केंद्रित उपचार अधिगम का सिद्धांत संबंधित है किससे? कार्ल रोजर्स, बहुत बढ़िया जवाब, है ना। 1951 क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ये भी नाम। कार्ल रोजर्स का सिद्धांत कितने आधारों पर आधारित है? कार्ल रोजर्स का जो सिद्धांत है वो कितने पर जो है आधारों पर आधारित है? कार्ल रोजर्स का नाम बताइए, तीनों का नाम बताइए। व्यक्तित्व के स्थायी पहलू, व्यक्तित्व का विकास और व्यक्तित्व की गति। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। और ये 3 नाम नोट कर लीजिए, व्यक्तित्व की गतिकी, व्यक्तित्व की गतिकी। अच्छा आप बताइए जरा, जो एक है समूह गत्यात्मक, समूह गत्यात्मक, कर्ट लेविन, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। जो है यहाँ पे व्यक्तित्व की गतिकी की बात किया एक। दूसरी अगर हम बात करते हैं कालो, जब व्यक्तित्व का विकास तो आपको पता ही है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तीसरा जो है व्यक्तित्व का क्या बताया था? अस्थाई, हाँ अस्थाई पहलू, ये तीनों याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का। स्किनर ने दृष्टिकोण से किस नाम से जाना है बताइए? व्यवहारवादी, ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए जरा कि व्यक्तित्व, एक मिनट, बताइए आप लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से तत्व स्किनर के सिद्धांत में शामिल है, बताइए। अरे बिना देखे बता रहे हो, पढ़ो एक बार, पढ़ लिया? अरे वाह, बहुत तेज हिंदी है फिर तो आपकी। व्यक्ति के व्यवहार भी शामिल है, कार्य कौशल भी शामिल है, समाज में दंड आधारित प्रक्रिया भी शामिल है, परिस्थिति विशिष्टता पर धारणाओं पर बल देता है, और पर्यावरण में पुरस्कार दंड तो मैंने पढ़ाया ही है आप लोगों को OCT में ही, इसके थ्योरी में, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्तित्व अध्ययन करने का सबसे प्रथम उपागम है, व्यक्तित्व अध्ययन का सबसे पहला उपागम कौन सा है? फ्रायड का, यहाँ पे करेक्ट जवाब होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 है ना? हाँ हाँ, मनोविश्लेषणात्मक उपागम जो होता है व्यक्तित्व के अध्ययन में सबसे पहला हमें देखने को मिलता है, याद रखिए। अच्छा, व्यक्तित्व का जो मापन है सबसे पहले किसने किया था? नो, गलत, मैंने लिखवाया है, बताइए क्या नाम?
कल लिखवाया था आपने शाम हाँ को। भाई इतना जल्दी मत करें। चीजें एक बार था। व्यक्तित्व सर का डेविस नहीं नहीं नहीं, व्यक्तित्व का शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था सर गाल्टन। हाँ तो नहीं, व्यक्तित्व शब्द का नहीं, व्यक्तित्व का मापन की भी बात अगर हम करते हैं तो गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका यही सही रहेगा, जिस ऑप्शन में रहेगा गाल्टन। ठीक है, फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना को कितने भागों में बांटा बताइए? 5, 3, 4 तो होगा नहीं, 8 होगा नहीं, बताइए। सर क्या ये देखो प्रश्न है। 3 है ना इसका? अच्छा बहुत बढ़िया, अगर आप जवाब दे रहे हैं तो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। व्यक्तित्व की संरचना फ्रायड के अनुसार, और यहाँ पे व्यक्तित्व के संरचना पे अगर हम बात करेंगे फ्रायड के अनुसार तो 3 है, और वो बता सकते हैं कौन कौन? व्यक्तित्व की संरचना, ये चेतन अचेतन अर्धचेतन लिखा है ना? हाँ हाँ वही है चेतन। ईद, ईगो सुपर ईगो, सुपर ईगो, चित, सुपर ईगो, सुपर ईगो, ये आते हैं 3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रायड ने व्यक्ति की संरचना में कौन कौन से शामिल किए हैं? सभी शामिल किए हैं, डी। स्वप्न विश्लेषण मैंने आपको पढ़ाया था सिगमंड फ्रायड के बारे में, फ्रायड के बारे में, शाबाश बहुत बढ़िया है। तो जरा मुझे आप लोग ही बताइए कि सिगमंड फ्रायड ने, किसने? सिगमंड फ्रायड ने कौन कौन से ऐसे जो है स्वप्न विश्लेषण और पैराफ्रेजम के सिद्धांत, अरे नहीं यहाँ पे प्रश्न गलती की तरफ चल रहा है। स्वप्न विश्लेषण और पैराफ्रेक्स सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है, ये है प्रश्न। सिगमंड फ्रायड है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हाँ फ्रायड है, आपका यही आपका सही जवाब होगा। सिगमंड फ्रायड का ही नाम आएगा, स्वप्न विश्लेषण और पैराफ्रिज्म। स्वप्न विश्लेषण आप जानते हैं भलीभांति तरीके से, अधिकतर सभी स्वप्न इच्छा पूर्वक होते हैं, क्योंकि स्वप्न में व्यक्ति अपने अचेतन की इच्छा की पूर्ति होते पाता है। बताइए सही बात है ना, स्वप्न में ही तो व्यक्ति, जैसे अगर मान लीजिए अचेतन की इच्छाओं की अगर कोई चीज़ें नहीं पूर्ति होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कोई लोग सॉन्ग वगैरह सुनते रहते हैं तो अपने अलग से दुनिया में खोए रहते हैं। कहीं अगर पार्टी हुई, शादी विवाह में जाते हैं, डीजे वगैरह चलने लगता है, सॉन्ग वगैरह, तो वो अलग से अपनी एक दुनिया बना लेते हैं। वो स्वप्न विश्लेषण, एक अचेतन वहाँ पे हावी हो जाता है। तो यह कहा गया है यहाँ पे, सिगमंड फ्रायड ने कहा कि अचेतन की इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, वो स्वप्न विश्लेषण है, ये फ्रायड ने कहा था। और दूसरी बात इन्होंने कहा पैराफ्रेक्स सिद्धांत। पैराफ्रेक्स सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, इसमें जो फ्रायड ने कहा कि उन भूलों या जो मनोविकृतियाँ हैं उनके लिए किया गया, जिन्हें व्यक्ति अपनी दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में प्रायः काम करता है। तो भूलों में बोलने की भूल, लिखने की भूल, पहचानने की भूल, छपाई की भूल, ये सभी चीज़ें जो आ रही है, फॉरगेट, एक शब्द है फॉरगेट, भूल, जिसको रिप्रेजेंट करता है पैराफ्रेक्स का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब है सिगमंड फ्रायड। अब इसके बारे में थोड़ा सा किताब बताइए आप लोग, और मैं नाम बताता हूँ, आप लोग किताब बताइएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वर्ड्स है ना। एक शब्द था इन्होंने दिया था, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। द, मैंने देखो लिखवा रखा है 1899, शाबाश बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब। द ईगो एंड द इड, द ईगो और द इड 1923, शाबाश बहुत बढ़िया चल रहे हो, बहुत बढ़िया। इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिटिकल या साइको एनालिसिस, हाँ 1917 में, शाबाश बहुत बढ़िया व्याख्या करी आपने, बहुत अच्छा व्याख्या किया। आगे अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक थ्री कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ सेक्स की किताब लिखी थी, और सन 19, हाँ ये बेसिकली 1905 की थी, 1905 की। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप लोगों को ना पढ़ना चाहिए अच्छे से, ये सारी की सारी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ना, भूलना नहीं चाहिए इसके बारे में, है कि नहीं। आगे बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया ना, हाँ 21। निम्नलिखित में से कौन कौन से विद्वान 9 विश्लेषणात्मक उपागम, मेरा एक सवाल, ईगो साइकोलॉजी, ईगो
मनोविज्ञान, अहम मनोविज्ञान किसने लिखा है? मनोविज्ञान से अन्ना ईगो साइकोलॉजी, अन्ना फ्राइड अन्ना फ्राइड ये जानते हैं आप सभी लोग कि जो ईगो साइकोलॉजी में अन्ना फ्राइड ने ये बात किया है, उनके पिताजी की क्या नाम है? सिगमंड की बेटी है ना सर? हाँ, सिगमंड फ्राइड की ये डॉटर हैं अन्ना फ्राइड। ध्यान रखिएगा, ये एक मॉडल के रूप में जब कभी कभी आता है तो ये भूमिका आती है अन्ना फ्राइड का, तो आप ध्यान रखेंगे अन्ना फ्राइड के बारे में भी, एना या अन्ना फ्राइड के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया था अन्ना फ्राइड ने, है ना। अन्ना फ्राइड ने अगर हम बात करें, इनकी जो है जितनी किताबें आती थी सिगमंड फ्राइड की, या जो भी कॉन्सेप्ट आता था सिगमंड फ्राइड का, उस पर ये विश्लेषण करती थी। एक प्रकार से उसका ये अन्ना फ्राइड जो है विश्लेषण करती थी। ठीक है, तो इनकी एक काफ़ी फेमस किताब रही थी जो है ईगो साइकोलॉजी। ईगो साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इनकी फेमस किताब रही है, जो एग्ज़ाम में पूछी भी गई है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी सवाल देखते हैं, और भी सवाल। सर इसका जवाब तो अच्छा, हाँ, इसका जवाब बताइए, आप लोगों ने बताया नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, सुलिवान तीनों हैं। तीनों के तीनों सही जवाब आएंगे यहाँ पे। हार्ने, फ्रॉम और सुलिवान, ये तीनों जो है आपके आते हैं नौ फ्रायडवादी के अंतर्गत, नौ विश्लेषणात्मक उपागम के अंतर्गत। याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। इनका योगदान विशेष रूप से बड़ा उल्लेखनीय रहा था, और फ्रायड के अचेतन और दमन के महत्व को अगर कोई स्वीकार किया है, अचेतन और महत्व को स्वीकार किसने किया? हार्ने। अचेतन और दमन को, ये दो ऐसे शब्द हैं सिगमंड फ्रायड के जो इसने जो है महत्व दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रॉम और सुलिवान ने, इन दोनों ने जो है सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों को महत्व दिया था। किसका महत्व दिया था इन दोनों ने? सामाजिक और, बोलिए, सांस्कृतिक जो भी एलिमेंट आते थे उसके बारे में इन्होंने जो है महत्व बताया था, इम्पोर्टेंस बताया था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सबके लिए हैं, आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। कहेगा कि किस विद्वान ने नौ फ्रायडवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो 22 सेम क्वेश्चन। वहाँ पे नौ फ्रायडवादी था, वहाँ पे नौ विश्लेषणात्मकवाद था, यहाँ पे नौ फ्रायडवाद है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही माना जाएगा। ठीक है, देखिए कैरेन हार्ने ने फ्रायड के किस विश्लेषण पर महत्व दिया? बताइए जरा, मैंने बता दिया। हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ए और बी, अचेतन और दमन को। बात करते हैं यहाँ पे, फ्रायड और सुलिवान ने नौ विश्लेषणात्मक उपागम पे किस पक्ष पर अधिक बल दिया? बताइए। सामाजिक और सांस्कृतिक, मानसिक। ऑप्शन नंबर बता, ए सही जवाब दे रहे हो आप सभी लोग, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। सील गुण उपागम का वर्णन किया जाता है। देखो, वर्णन किया है नहीं, कोई विद्वान का नाम नहीं पूछा है, वर्णन किया जाता है। किसमें वर्णन किया जाता है? व्यक्तित्व में। बहुत बढ़िया। कि व्यक्तित्व की व्यक्ति के व्यवहार का, कि ज्ञान का, कि विश्लेषण का? व्यक्तित्व का। नहीं, व्यक्तित्व जब अगर आप करेंगे ना तो व्यक्तित्व से बढ़िया ऑप्शन आपका व्यक्ति के व्यवहार भी है। व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार आता है, तो व्यक्तित्व में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने कहा था, समाज के अंतर्गत समुदाय आता है, तो व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार आता है, इसलिए व्यक्ति का व्यवहार आपका ऑप्शन सही रहेगा, ना कि व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा यहाँ पे। 24 हाँ, क्योंकि बहुत आता है, व्यक्तित्व में बहुत सारी क्रियाकलाप होती है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। कि देखिए, प्रकार उपागम में निम्नलिखित में से कौन कौन से विद्वान जुड़े हुए हैं? प्रकार उपागम में कौन कौन से विद्वान जुड़े हुए हैं? भाई साहब बताइए जल्दी से। अच्छा, आपको पता है, ये आप जानते हैं प्रकार उपागम क्या होता है? अब आप सोच रहे होंगे ये टाइप पूछ लिया, उपागम के प्रकार पूछ रहा है कि उपागम पूछ रहा है। प्रश्नों में ही प्रश्न दिख रहे हैं, प्रश्नों से ही जैसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि प्रश्नों से ही प्रश्न बनाए जा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। परंतु क्वेश्चन नंबर 26 का अगर हम बात आप लोगों से करें तो प्रकार एक उपागम है। यहाँ पर बेसिकली व्यक्तित्व का सबसे पुराना उपागम इसी को माना गया था, मतलब शास्त्रीय उपागम के नाम से भी इसे जाना जाता है, या आप इसे कहें प्राचीन उपागम के नाम से भी जाना जाता है प्रकार उपागम को। दो बातें आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। ये बेसिकली व्यक्ति के अलग अलग प्रकारों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई विद्वान थे। एक विद्वान थे, स्कोपलर का नाम आता था, किंग का नाम आता था, मॉर्गन का नाम आता है।
जो है मार्गन का नाम। तो इसलिए आप कहो, आप सभी लोग कहना कि यहाँ पे तीनों जो विद्वान हैं ये प्रकार उपागम के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि व्यक्तियों की एक ऐसे वर्ग से है जिसके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे मैं कहूँ अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ठीक, उभयमुखी, ये एक क्या है, व्यक्तित्व के एक टाइप है। उसी व्यक्तित्व के टाइप में जो अंतर्मुखी है, जिन व्यक्तियों को इसमें रखा जाता है उनमें से कुछ सामान्य गुण एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें प्रकार उपागम के अंतर्गत आता है और यही बात किंग, मॉर्गन और स्कोपलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 27, क्रेमर ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे, जरा मुझे बताएं। मैं पढ़ा चुका हूँ। चार बताए। क्रेमर व्यक्तित्व के सिद्धांत अगर आप जब पढ़ेंगे, क्रेमर में व्यक्तित्व का जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे तो हमें इनका नाम देखने को मिलता है ना, मिलता जी। शरीर की रचनाओं के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन। नहीं, सही बता रहे हैं आप। चलिए, अच्छा, चार है सर। चार, चलिए, बहुत है, सुडोलकाय है, लंबाकार है और आयताकार। नहीं, वो तो उनका है सैटर्न का। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, अब मेरी बात को आप सभी लोग समझने की कोशिश करिए, आप सभी के सभी लोग। तो यहाँ पे जो है क्रेमर ने इनके अकॉर्डिंग जो बताया गया था वो बताए गए थे तीन टाइप, और ये व्यक्तित्व के बेसिकली क्या थे, सिद्धांत थे। व्यक्तित्व के क्या थे, ये सिद्धांत थे क्रेमर का। और क्रेमर का जो सिद्धांत था सुडोलकाय का था। सुडोलकाय में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और अच्छे, डील डोल वाले, हष्टपुष्ट वाले, दृष्टि निश्चय वाले, आत्मविश्वासी वाले और सुंदर समायोजनशीलता वाले व्यक्ति देखने को मिलते हैं, उसको सुडोलकाय बोलते हैं। फिर उन्होंने एक बात बोला, उन्होंने क्या, लंबा काय का मतलब होता शरीर। तो लंबा काय का मतलब इन्होंने ये कहा कि जो दुबले पतले और लंबे होते हैं, स्वभाव से शीघ्र क्रोधित होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और निराश प्रवृत्ति के होते हैं, उसको लंबा काय बोला जाता है। और एक मैंने आप लोगों को बताया था आप लोगों से कि गोलाकाय क्या था, गोलाकाय। तो गोलाकाय में अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं इसमें जो नाटे मोटे, चर्बी वाले, गोल आकार के होते हैं। ये व्यक्ति स्वभाव से ही प्रसन्नचित्त होते हैं, अत्यधिक मिलनसार होते हैं, आराम प्रिय होते हैं, इसको गोलाकार बोलते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि हमें एक और मिला देना चाहिए। इस आधार पे जब तीनों का एक लक्षण दिखने लगता है तो वो एक नाम था मिश्रित। तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 का अगर आप जवाब दीजिएगा तो बताइएगा जरा, 4 देंगे या 3 देंगे? ऑप्शन में 3 आएगा तो 3 देंगे। ऑप्शन में 3 आएगा? अच्छा, 3 नहीं है, अरे वाह, कोई बात नहीं, 3 होगा भी नहीं। और 3 अगर होगा भी तो आप 3 मत दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आपका 4 होगा, यही 4 आपका सही जवाब रहेगा। सैडल एक नाम और रहता, देखो क्रेमर का आपका क्लियर है, लेकिन वहीं आप सैडल को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु मैं कंफ्यूज होने नहीं दूंगा, आपको यहीं पर बता देता हूँ। एक नाम है सैडल, आपको ध्यान रखिएगा। सैडल जो महोदय हैं, इन्होंने लंबा कृति बोला है। क्या बोला है? लंबा कृति। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक बोला है आयताकृति, और एक बोला है गोलाकृति। ये 3 हैं सैडल ने। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लंबाकृति व्यक्ति का शरीर लंबा होगा और इसका स्नायु मंडल अधिक विकसित होगा। आयताकृति वाले व्यक्तित्व ना तो अधिक मोटे होते हैं और ना ही अधिक पतले होंगे, ये आयताकृति वाले होंगे। गोलाकृति वाले व्यक्ति बहुत मोटे और हंसमुख तथा सीमा से अधिक सामाजिक होंगे गोलाकृति वाले। तो थोड़ा सा मैच कर रहा है क्रेमर से, परंतु शब्द केवल अंतर है थोड़ा सा। वहाँ पे काय, यहाँ पे कृति, वहाँ पे मिश्रित कर दिया, यहाँ पे मिश्रित नहीं है सैडल ने, मिश्रित नहीं है सैडल का। याद रखिएगा, इसका 3 था शरीर की रचना के आधार पर। अब एक बार मुझे बता दीजिए,
आ गया समझ में? तो आगे बढ़ो। बोलिए। अच्छा, मैं इतना चिल्लाता हूँ, इतना मैं थकता नहीं, और आप लोगों से मैं कहता हूँ बताइए तो इतने में तो इतना आराम से बोलते हो कि एक ट्रेन निकल जाए हैं? चलो थोड़ा सा बोलिए। सर इनको सेल्डन का जो है ना, ये गोला आयत है, इन्होंने आयत को गोल और लंबा बताया है, ये याद करें। देखो आयताकृति में, हाँ बात वही है, आयता में अगर मीनिंग समझेंगे ना, जैसे मैं इसमें आयतम बोला कि व्यक्ति ना अधिक मोटा होगा ना ही अधिक पतला होगा, आयता में कॉन्सेप्ट वही था उसका लेकर, परंतु वहाँ पे थोड़ा सा शब्द अलग थे, वहाँ पे शब्द अलग थे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गोलाकृति में बहुत मोटे और हंसमुख और सीमा से अधिक सामाजिक होते हैं, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, व्यवहारवादी विचारक स्किनर ने मानव व्यवहार को समझने के लिए किस पर ध्यान देने के लिए बल दिया? यहाँ पे आपने कहा कि मानव व्यवहार और वातावरण, सही जवाब दिया व्यवहारवादियों ने, यही ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 29, मैंने आप लोगों को ये पढ़े बता भी चुका हूँ सत्तावादी व्यक्तित्व के बारे में। फ्रैंकल इज द राइट आंसर। 1950 में एक सत्तावादी व्यक्तित्व की किताब थी जिसमें इन्होंने व्यक्ति के संबंधों पर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया था, तो इसलिए आप याद रखिएगा ये फ्रैंकल का है, ये किसका शब्द है? फ्रैंकल है। इसमें लोगों का जो है बेसिकली अपने को शक्तिशाली और कठोर मानते थे। ये लोग जो हैं कल्पनाशीलता और कोमल और मन मानसिकता का विरोधी होते थे फ्रैंकल। तो इस पर इन्होंने सत्तावादी व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया कि ये लोग कमजोर मजबूत नेता अनुयायी संबंधों पर विश्वास रखते हैं और ये सभी को बराबर नहीं मानते हैं। ऐसी ही बात फ्रैंकल ने कहा सत्तावादी व्यक्तित्व में। ये लोग दूसरों की लैंगिकता पर अत्यधिक कड़ी नज़र रखते हैं। फ्रैंकल ने सत्तावादी व्यक्तित्व के सिद्धांत में ये शब्द बोला था, याद रखिएगा। बात करते, और ये जानते हैं आप सब लोगों को बता दूं, इसका जो अध्ययन था हबशियों और यहूदियों के प्रति था, हबशी और यहूदियों के प्रति था। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, फ्रैंकल ने किन दो समुदायों पर अध्ययन करके सत्तावादी व्यक्तित्व का वर्णन किया? हबशी यहूदी, यहूदी ईसाई, हबशी ईसाई, ये सभी बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, हबशी और यहूदियों पर इसने किया था। अमेरिकाओं की पूर्वाग्रह की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया था, लेकिन शीघ्र ही उन्हें यह ज्ञात हो गया कि पूर्वाग्रह या पूर्वग्रहित व्यक्तियों में और भी बहुत से लक्षण उभयनिष्ठ के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। एक लक्षण के रूप में रिप्रेजेंट किया था फ्रैंकल महोदय ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में, अस्तित्ववादी विश्लेषणात्मक सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? क्वेश्चन बताइए 31 का। रोलो, ओके। रोलो में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 31 में अगर हम बात करेंगे किर्केगार्ड नहीं, यहाँ पे देखिएगा अस्तित्ववाद का ये सिद्धांत था, सोरेन किर्केगार्ड, किसी बच्चे ने बोला है और बहुत बढ़िया जवाब बताया है, ठीक है। तो हाँ, वो अस्तित्ववाद का सिद्धांत है, वो अस्तित्ववाद का सिद्धांत है, ये आपका सही जवाब है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गलत नहीं है, वो सही है रोलो में का। परंतु अस्तित्ववाद का जो सिद्धांत है वो सोरेन किर्केगार्ड का है, लेकिन जब विश्लेषणात्मक सिद्धांत आएगा तो रोलो में का नाम आएगा। भाई ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा? बी वाला, अस्तित्ववादी विश्लेषणात्मक सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसका है? रोलो में का, रोलो में का था, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर अस्तित्ववाद का जब दार्शनिक के रूप में हम पढ़ेंगे तो कार्ल जैस्पर्स का नाम आएगा। आप ध्यान, आधुनिक अस्तित्ववाद आप नोट कर लीजिए, आधुनिक अस्तित्ववाद का प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक क्या नाम याद रखेंगे? प्रवर्तक नाम याद रखेंगे, क्या नाम रहेगा? कार्ल जैस्पर्स याद रखेंगे। और आप ध्यान रखेंगे कि जनक अस्तित्ववाद के अगर हम बात करेंगे, जनक के रूप में किसको जाना गया है?
अस्तित्ववाद को जनक के रूप में किसको जाना गया है? तो आप किसका नाम लगाएंगे? किसका नाम लगाएंगे? इन्हीं का नाम लगाएंगे, ठीक है। हाँ, इन्हीं का नाम लगाएंगे, ठीक है। कार्ल जैस्पर्स का ही नाम आप लोग लगाएंगे, ठीक है। आपको बता दूं, इसमें काफ़ी चीज़ें थी। एक स्टेटमेंट लेकर आया था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, परंतु आज स्थिति यह हो गई है कि मैं उपभोग करता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये परिभाषा थी डेकार्ट की, और ये अस्तित्व का सिद्धांतों में इन्होंने जिक्र किया था। अस्तित्ववादियों के एक विचारक में काफ़ी फेमस रहे ये। मैं एक बार दोबारा से इस सेंटेंस को बोलूँगा, बड़ा अच्छा कोटेशन है और हो सकता है एग्ज़ाम में आप लोगों से बन जाए, है ना। आप लोग ऐसे ऐसे लगाया करो स्टेटस ना, फालतू में लगाते हो, सॉन्ग लगा लोगे, इतने स्टेटस लगा लेते हो कि देखते देखते थक जाए इंसान, हैं। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, परंतु आज स्थिति यह हो गई है कि मैं उपभोग करता हूँ इसलिए मैं हूँ। अगर ये स्टेटस लगाएंगे तो आपके साथ साथ किसी और व्यक्ति को भी याद हो जाएगा कि ये कोटेशन कौन सा, भाई आपके काम की चीज़ें हैं, आपके बाद भविष्य के काम में आने वाली चीज़ें हैं, है कि नहीं। किसका नाम आएगा? डेकार्ट का नाम आएगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, समझते रहिएगा सभी लोग अच्छे से, है ना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा हम लोग करते हैं। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, आप नोट करिएगा अच्छे से सर। लिखिए, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इसलिए मैं हूँ, परंतु मतलब लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि मैं उपभोग करता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये अस्तित्ववाद का सिद्धांत या अस्तित्ववाद के अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिली। और अस्तित्ववाद के सिद्धांत डेकर्ट आप ध्यान रखिएगा। और अस्तित्ववाद का सिद्धांत सोरेन किरकेगार्ड, अस्तित्ववाद विश्लेषणात्मक का सिद्धांत रोलो में। चलिए आगे आप सभी के लिए, अच्छा रोलो में अगर हम बात करेंगे तो रोलो में भी एक इम्पोर्टेंट, एक ऐसा विद्वान है, इसने जो किताब लिखा था द मीनिंग ऑफ एंजाइटी करके, द मीनिंग मतलब उसने चिंता के बारे में चर्चा किया था, वो रेलो में की किताब थी। यहाँ पे 32 में देखिए क्वेश्चन में द मीनिंग ऑफ एंजाइटी, इसी किताब में इसने अस्तित्ववादी विश्लेषण का सिद्धांत बताया है रोलो में का, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोग। द मीनिंग ऑफ एंजाइटी। जी बताएं क्या करें सर। नहीं, स्पष्ट आवाज नहीं आ रही, कोई और बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। प्रवर्तक का नाम मोहित बताया, जस्पर का नाम बताया, तो जस्पर्स का नाम बताया तो हाँ, कार्ल जस्पर्स। यहाँ पे देखिए द मीनिंग ऑफ एंजाइटी। द मीनिंग ऑफ एंजाइटी ये किताब एक ऐसी थी सन 1950 में ये किताब इन्होंने लिखा, और ये किताब लिखा रेलो में के द्वारा लिखा गया था, है ना। ये बहुत ही फेमस चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें। आप लोग चिंता का अर्थ बताता था, ये क्या बताता था, ये चिंता का अर्थ बताता था, ठीक है। याद रखिएगा, इसी किताब में संशोधन भी किया गया था 1977 में, 1977 में संशोधन किया गया था कि व्यक्तित्व के विकास में चिंता का कारण, क्या संशोधन किया गया था, व्यक्तित्व के विकास में चिंता का कारण को संशोधित किया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। एंजाइटी डिसऑर्डर है एक प्रकार का, चिंता विकार है एक प्रकार का, आप लोगों को तो अच्छे से मालूम होगा, है ना, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी एक चिंता जो है बहुत से लोगों में या बहुत से लोगों को कई जगह पर जाने या नई नौकरी शुरू होने या परीक्षा के समय या घबराहट या चिंता होने लगती है, तो ये एक लक्षण के रूप में चिंता या दिखने लगता है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। एंजाइटी एक डिसऑर्डर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंजाइटी डिसऑर्डर भी कई टाइप का होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, और ये मत सोचिएगा कि ये कुछ अलग चीज़ें नहीं, अलग नहीं है। यूजीसी में ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं आजकल, ठीक है। एक होता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक जो डिसऑर्डर होता है वो एंजाइटी डिसऑर्डर का टाइप होता है। बेसिकली इसमें आपको बताया गया ये कि अचानक से किसी खास वस्तु या परिस्थिति से भय महसूस होने लगता है, तो उसको पैनिक अटैक के दौरान
उसको जो है पसीना आ जाता है, सीने में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो महसूस होने लगता है, कभी कभी तो दम घुटने लगता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, इसको एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत ही होता है। इसलिए आप लोग कभी आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं किसी चीज़ की टेंशन मत लो, चिंता मत करो किसी बात को लेकर, आप इसीलिए बोलते हो क्योंकि ये पैनिक एक प्रकार का डिसऑर्डर है। इससे क्या होता है, दिक्कतें आ सकते हैं उस व्यक्ति के अंदर, इसीलिए आप लोग उनको समझाते हैं अपने बड़े बुजुर्गों को, है ना। बात अगर हम करते हैं, एक और आता है आप इसी के अंतर्गत आता है आपका सोशल एंजाइटी। लिखते रहिएगा भाई साहब, बता रहा हूँ, अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप पछताएंगे बहुत। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, ये डिसऑर्डर बेसिकली सामाजिक भय को बताता है। यह तब होता है जब आप रोज़मर्रा की सामाजिक स्थितियों के बारे में सोचने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं, तो यहाँ पे अत्यधिक चिंता और आत्मचेतना महसूस करते हैं। तो इसमें आप बिना किसी राय जाने यह तय कर लेते हैं कि आप ये करेंगे और आप वो कहेंगे, तो लोग आपके ऊपर उपहास उठाते हैं। तो ऐसे आपके अंदर डर बन जाता है। बहुत लोग ऐसे नहीं, अगर किसी को कह दिया जब पोडियम पे जाने के लिए, ठीक है, किसी मंच को संचालित करने के लिए, तो बहुत लोग को डर लगने लगता है, ठीक है भाई, बोलने में डर लगने लगता है। अब इसी में जैसे अगर मैं बताऊं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मैं जानता हूं उन्हें, और वो उनका नाम ही मुझे याद नहीं आता, वो बोलते ही नहीं जल्दी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हमेशा बोलते रहते, उनको पता रहता भाई। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये बेसिकली इससे क्या होता है, ये सोशल एंजाइटी का एक टाइप बन जाता है, ठीक है। ये प्रकार से एक विकृति है ना। बात अगर हम करते हैं, एक विशिष्ट फोबिया होता है, एक विशिष्ट फोबिया। अच्छा, ऐसा मत सोच लीजिए कि हम आप लोग जो है एक एंजाइटी से संबंधित डिसऑर्डर है, ऐसा मत सोच लीजिएगा। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एक रीजंस बनकर आ सकता है आपके सामने, ऐसा है ना। आप सोचिएगा मत अपने आप को लेकर। विशिष्ट फोबिया एक होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर में आप किसी विशिष्ट वस्तु, कोई विशेष वस्तु, ठीक है, या स्थिति से बहुत ज़्यादा भय महसूस करने लगते हैं। जैसे मैं कहूँ, आप लोग जानते हुए ऊंचाई से डर लगता है, तो क्या बोलते हैं उसको, कोई व्यक्ति मुझे बताना चाहेगा ऊंचाइयों। हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग जब बात करते हैं ऊंचाइयों से भय की बात, तो हमें देखने को मिल जाता है क्या चीज़, एक्रोफोबिया। ये आपने सही बताया। तो एक्रोफोबिया जो है, ये चिंता का एक घबराहट का कारण बन जाता है। कभी कभी ये क्या बन जाता है, घबराहट का एक कारण बन जाता है। तो ये विशिष्ट फोबिया। अब इसके अंतर्गत मैंने ना आपको एक क्लास दिया था फोबिया के लेकर, मैं अभी उसका लिंक आपको दे दूँगा ग्रुप में, तो आप देख लीजिएगा जितने टाइप की फोबिया होती है, तो वहाँ पर जिक्र किया है, तो वो भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। तो मैंने विशिष्ट फोबिया के बारे में जिक्र कर लिया। और उसके बाद आपको एक पॉइंट और आता है, सामान्यीकृत एंजाइटी डिसऑर्डर। सामान्यीकृत, अब ये भी ध्यान रखिए, लास्ट है। सामान्यीकृत जो है एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। इसमें आप बहुत ज़्यादा या बिना किसी कारण के अत्यधिक और अवास्तविक चिंता और तनाव महसूस करने लगते हैं। मतलब आप बताइए, फालतू के विचारों में लग जाते हैं जो आपके लायक है ही नहीं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, चुनाव जब नज़दीक आता है तो बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, सपा जीतेगी, कौन पार्टी जीतेगी, थर्ड आदमी खूब इस पर डिबेट करने लगता है, चर्चा पर चर्चा, और वो बड़ा चिंतित हो जाता है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि भाई किसी ने अगर वर्ल्ड कप अगर इंडिया हार गई थी, उसमें किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी ने अपनी टीवी फोड़ दिया। ये सामान्यीकृत एंजाइटी डिसऑर्डर का ही रीज़न बनकर आता है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को, फालतू की चीज़ों में अवास्तविकता के कारण, है ना। तो ये आपके 4 एंजाइटी, और इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा द मीनिंग ऑफ एंजाइटी की किताब में, रोलो मे की किताबों में ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये व्यक्तित्व के अंतर्गत बताया गया है यहाँ पे ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 33 के अंतर्गत। जरा बताइए, रोलो मे के द्वारा प्रस्तावित व्यक्तित्व के सिद्धांत की व्याख्या निम्नलिखित में से किस शीर्षकों के अंतर्गत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मौलिक संप्रत्यय का नियम, व्यक्तित्व का विकास और व्यक्तित्व का मापन, और ये सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्यक्तित्व का संवृत्तिक सिद्धांत डैश द्वारा परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर बताइए 34 का सही जवाब कार्ल रोजर्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे, रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत का वर्णन कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है। 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये आप लोगों ने अभी भी बताया है। अब्राहम मैस्लो ने व्यक्तित्व सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं किया है, बताइए जरा।
पदानुक्रम का शामिल है? बताइए। व्यक्तित्व का, देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य व्यक्ति के बारे में बात किया है भाई, ऐसा मत कहिए। स्वास्थ्य व्यक्ति के बारे में बात किया है, व्यक्तित्व के मापन और शोध की बात किया है, व्यक्तित्व का जो विकास है ना इसके बारे में चर्चा नहीं किया है। ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा 36 का। क्वेश्चन नंबर 37, आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल के 5 स्तरों में कौन सा शामिल नहीं था? दैहिक तो शामिल था, सुरक्षा शामिल था, अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा नहीं शामिल था ना आपका, अभिप्रेरणा का नहीं शामिल था, बाकी स्नेह भी शामिल था। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। 38 बताइए, निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक का मानना है कि व्यवहार को समझने के लिए हमें मानव के व्यवहार तथा वातावरण पर ध्यान देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 38, स्किनर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए। बहुत बढ़िया जवाब आया है आप लोगों का, व्यवहारवादी विचारक माना जाता है, ये बहुत फेमस व्यवहारवादी है। द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन की मैंने किताब बता चुका हूँ। वर्ष बताइए, वर्ष जल्दी। हाँ 43, तेज बोला करें। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसका नाम? मैस्लो का, डी। क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट प्रश्न कर लीजिए। निम्न में से किसके अनुसार सामान्य व्यवहार व्यतीत के भीतर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की स्थिति होती है जो कार्यों में व्यय कर तथा हानि में सहचरित होता है? डूरंड इज द राइट आंसर। आपको बता दूं, आप समाज कार्य का कोई सा भी 2004 से लेकर 2021 तक का प्रश्न कोई सा भी ओपन कर लीजिए, ये 40 प्रश्नों में से इन विद्वानों का नाम जरूर आया हुआ है। ऐसा कहीं भी आपको कोई ऐसा पेपर नहीं जाएगा जिसमें इन 40 में से क्वेश्चन ना आया होगा। आप एक बार सोचिए और ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा, ज़रूर आया है। उसमें देखने क्या है आप जानते हैं, है ना। तो कल हम लोग और भी प्रश्न करेंगे, इसी पर आधारित होंगे कुछ सारे के सारे प्रश्न भी। और परसों से आपका यूनिट 3 चल जाएगा। और आज शाम की जो क्लास चलने वाली है यूनिट नंबर 7 की चलने वाली है, पंचवर्षीय योजना पर क्लास 8 बजे चलेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना। फिर मुलाकात करेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है।